स्टार्ट करते हैं द लास्ट इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 15 यानी कि 15। हाँ, तो स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं इन बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और जो यांगशान होती है वो उसे मना रही होती है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो होंगी होता है वो दूर से इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और इन कहती है कि देखो, मैं हेवनली पैलेस में जाने वाली हूँ और मैं खुद को संभाल नहीं सकती। मतलब देखा जाए तो मैं गुजिंग से इतना ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, उससे इतना ज़्यादा घुल मिल गई हूँ, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे गुजिंग के साथ ही थी और उसके साथ पली बड़ी हूँ, तो उसे इतनी जल्दी भूलना तो आसान नहीं है। तो मैं हेवनली पैलेस जाऊँगी, वहाँ पे अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करूँगी, यानी कि वहाँ पे काम करूँगी और साथ में मैं गुजिंग को बनाने की पूरी प्रयास करूँगी, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं अपना पूरा एक कोशिश तो फिर से करना चाहती हूँ, चाहे इसमें मुझे पता है बहुत मुश्किलें आएंगी, मुझे परेशानियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं एक आखिरी कोशिश तो ज़रूर करूँगी। इसके बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो यांगशान कहती है कि ठीक है फिर, गुड। तो इन कहती है कि हाँ, अब तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं सोने चलती हूँ। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। और उसे गुड नाइट कह के और अपनी बहन को भी गुड नाइट कहती है और वहाँ से चली जाती है सोने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं यांगशान दूसरी तरफ देखती है तो वो होंगी को देखती है, कहती है कि ओहो, अभी एक को मनाया, अब दूसरे को मनाना पड़ेगा। वो होंगी के पास जाती है और होंगी से कहती है क्या हुआ, तुम इनको पसंद करते हो ना, मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। देखो, इनके दिल में ना गुजिंग है, इसीलिए मुझे उससे ये सारी बातें कहनी पड़ी। तो होंगी कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि इन खुश है ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं उसके साथ तब तक रहूंगा जब तक वो खुश रहेगी। जिस दिन मुझे लगेगा कि शायद मेरी वजह से वो सैड होती जा रही है या फिर उससे परेशानियां होती जा रही हैं, उसी वक्त मैं उससे दूर चला जाऊंगा। हालांकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उस दिल में मैं कैसे रहूँ जहाँ मैं फिट ही नहीं हूँ। तो उसके साथ खुशी से जब तक हमारी दोस्ती बनी रह सकती है तब तक मैं बना कर रखूंगा। पहले जाने की बात है तो मैं भी इनको बता कर आता हूँ कि मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तो यहाँ पे यांगशान कहती है कि तुम रुको, उससे बताने जा रहे हो, मतलब तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, तुम्हें पता है ना, अगर वहाँ उजागर हो गया कि तुम राक्षसी लोग से हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। वो कहता है कि उसकी चिंता मत करो, क्योंकि दाजी माउंटेन में जो दवाई मेरे ऊपर छिड़की गई थी उसके वजह से अभी तक मेरे मतलब राक्षस होने का ये जो शक्तियाँ हैं मतलब वो बाहर नहीं आई हैं, मतलब लोग नहीं देख सकते, क्योंकि दाजी माउंटेन को लोग भी नहीं समझ पाए थे, तो हेवनली पैलेस वाले भी इतनी जल्दी तो नहीं पकड़ पाएंगे, अभी टाइम लगेगा। तो मैं तो इनके साथ ही रहूंगा, क्योंकि तब तक उसके साथ रहूंगा जब तक वो खुश रहे, मतलब उसे खुश रखने की पूरी प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे यांगशान कहती है कि ऐसी बात है, और वैसे हमारे ईगल कबीले से भी किसी ना किसी को इसमें भाग तो लेना चाहिए, तो एक काम करती हूँ, मैं भी तुम लोग के साथ चलती हूँ। पहले तो मुझे ये अजीब लगता था, लेकिन अब जब तुम सभी लोग चल रहे हो तो चलो हम लोग साथ में चलते हैं और एक दूसरे की मदद करेंगे। तो यहाँ पे यांगशान और होंगी ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है इन जो होती है वो हेवनली पैलेस में होती है। यहाँ पे इनकी सिलेक्शन की बात हो रही होती है और जो बूढ़े गुरु आए होते हैं इनका नाम होता है यूफोंग। तो यूफोंग गुरु जो होते हैं वो कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारी शक्तियाँ इतनी भी ज़्यादा अधिक नहीं है कि तुम्हें नौकरी पर रखा जा सके, इसलिए मैं तुम्हें सेलेक्ट नहीं कर सकता। इन कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरी आंतरिक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा कम है, और हाँ, और जितनी भी परियां आई थी उनकी शक्तियाँ मेरे से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक बार आप सोचिए, अगर वो परियां जो है वो छोटा मोटा कार्य करेंगी तो क्या ये उन लोगों की शक्तियों की बर्बादी नहीं होगी। तो आप एक काम कीजिए, वो छोटा मोटा कार्य आप मुझे सौंप दीजिए, मैं वो छोटा मोटा काम बड़े आसानी से कर लूँगी। यूफोंग कहते हैं कि क्या तुम सच में कर पाओगी। तो वो कहती है कि हाँ, आप जो काम बताएंगे मैं कर लूँगी। तो जो इनको यूफोंग जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है फिर, एक मेरा शस्त्रगाह है, उस शस्त्रगाह में किसी की आवश्यकता है, किसी कर्मचारी की, क्योंकि वहाँ के शस्त्रों को धुलने को साफ सफाई करने के लिए आवश्यकता है किसी कर्मचारी की। तो इन कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल कर लूँगी। तो यूफोंग कहते हैं कि ठीक है फिर, और उसे एक बिल्ला दे देते हैं, बिल्ला यानी कि एक टोकन दे देते हैं। वो टोकन पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वहाँ से जाने लगती है। जब वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से जो होंगी होता है वो कहता है कि मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ। और फिर वो आते हैं उफोंग के साथ पास। तो उफोंग कहता है कि वैसे देखा जाए छोटे बच्चे तो तुम काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली लगते हो और काफ़ी चंचल भी हो, इसीलिए मैं तुम्हें विंड कंट्रोल हॉल में डालता हूँ। वो कहता है क्या विंड कंट्रोल रूम, ओ बुढ़ऊ, विंड कंट्रोल रूम में आपके कौन जा रहा है, मैं तो शस्त्रगाह में जाऊँगा, और वहाँ से जाने लगता है। तो जो यूफोंग होते हैं ना वो उसे बांध देते हैं जादू से और कहते हैं कि वाह ये बुढ़ऊ, ये टाइटल मुझे पसंद आया, खैर तुम विंड कंट्रोल रूम में ही जाओगे मेरे साथ, और तुम्हारा दिया हुआ ये टाइटल मुझे पसंद आया। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जो इन होती है वो जाती है शस्त्रगाह के बाहर जाकर इन कहती है कि शस्त्रगाह वाले, मैं यहाँ पे नया काम करने के लिए आई हूँ और मैं यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ। कोई अंदर है पर कोई भी नहीं सुनता, जिसकी वजह से इन दरवाजे के तरह सा जो छेद होता है वहाँ से देखने का प्रयास करती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ती है, तभी दरवाज़ा खुलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है इतनी जोर की हवा अंदर से आ रही होती है कि वो एकदम उड़ने लगती है और एक खंबे को पकड़ के खींच रही होती है, कोई बचाओ मुझे। हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है और हवा बंद हो जाता है, और फिर वो धड़ाम करके वहाँ पे गिर जाती है। कहती है कि एक कमरे में घुसना कितना कठिन है। यांगशान को देखते हैं जो कि पहुँचती है पवन देव के रूम में। ये पवन देव यूफोंग ही है। वो कहती है कि पवन देव, आखिर पवन देव चले कहाँ गए। तभी हम देखते हैं पवन देव यूफोंग जो होते हैं वो होंगी को बांधे हुए लेकर आ रहे होते हैं। यांगशान कहती है क्या ये तो मेरा दोस्त है, मतलब यांगशान जो होती है वो पवन देव यूफोंग से बताती है कि दरअसल ये स्पिरिचुअल लोमड़ी
जो है ना ये मेरी दोस्त है, मतलब इसने आपको क्या नुकसान पहुंचाया। तो पवनदेव यूफोंग कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा चंचल है। तो यहाँ पे जो होंगी होता है वो कहता है कि यांगशुआन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस इन के साथ जाना चाहता था और इन्होंने मुझे बांध कर यहाँ ले आया, मतलब ये मुझे बांध कर यहाँ ले आए हैं। यूफोंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें कब बांधा। तो वो कहता है कि क्या तुमने मुझे बांधा नहीं है। वो कहते हैं कि देखो अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो होंगी कहता है कि अच्छा हराऊंगा घंटा, मतलब मुझे बांध के रखे हो और कह रहे हो कि हरा दूंगा। मैं तुमसे लड़ूंगा कब, जब तुमने मुझे बांध दिया है। तो वो कहते हैं पवनदेव कि तुम बोलते बहुत हो यार। होंगी कहता है और नहीं तो क्या। तो वो कहता है कि अरे मैंने तुम्हें बांधा कब है, पहले अपने आप को तो देखो। जिसके बाद से वो जाकर एक सीट पे बैठ जाते हैं। यांगशुआन कहती है कि पवनदेव क्षमा कीजिएगा, ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा घमंडी, अपनी हार मानने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो इसके लिए इसे दोस्त मत दीजिएगा। पवनदेव कहते हैं कि मुझे क्या करना, और जाके एक सीट पर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि अगर तुम मुझे हरा दोगे होंगी तो तुम जा सकते हो। हम देखते हैं होंगी जो होता है अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करता है और वो तुरंत अपने जो रस्सी वस्सी होती है उसे खोल लेता है और कहता है कि रुको पवनदेव, रुको बुढ़ऊ, अभी मैं आपको देखता हूँ। और जाता है पवनदेव को मारने के लिए। जैसे वो उन्हें मारता है एक जोर का झटका लगता है और जाके दूर गिरता है। यांगशुआन जाके उसे उठाती है, कहती है तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मतलब पता नहीं क्यों किसी स्पिरिचुअल शक्ति ने मुझे उठाकर फेंक दिया। तो वो कहती है कि अरे तुम थोड़ा संभालो अपने आप को। वो कहता है नहीं नहीं, इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा, रुको मैं फिर देखता हूँ। और फिर से क्या करता है, अपने आप का 2 प्रतिरूप बनाता है और तीनों मिलकर एक साथ पवनदेव के ऊपर हमला करते हैं, यानी देव यूफोंग के ऊपर। फिर इस बार भी वो तीनों गिर जाते हैं और इसे जोर की चोट लगती है। यांगशुआन उसे उठाती है, कहती है तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं पवनदेव जो होते हैं वो उठते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा चंचल है, बहुत जल्दी करता है, मतलब थोड़ा टाइम लगा है। पवनदेव कहते हैं थोड़ा टाइम लगा है, थोड़ा टाइम लो, सोचो समझो, उसके बाद से हमला करो ना। और वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो होंगी होता है ना उसे चोट लगी होती है, वहीं पे बैठा होता है और यांगशुआन उसकी देखभाल कर रही होती है, मतलब कि तुम ठीक तो हो ना वगैरह वगैरह हालचाल पूछ रही होती है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है इनको। इन जो होती है वो शस्त्रगाह के बाहर अभी भी बैठी होती है और जबकि रात हो चुका होता है। इन बैठे बैठे कुछ मीठी गोलियां खा रही होती है। तभी हम देखते हैं इनके हाथों से एक मीठी गोली छूट कर उस दरवाजे के बाहर गिर जाता है। दरवाजे के बाहर गिरता है तो दरवाजा खुलता है और वो मीठी गोली अंदर खिंच जाती है। इनको आइडिया आता है और वो क्या करती है, एक मीठी गोली दरवाजे के बाहर रख देती है। दरवाजा खुलता है, तुरंत वो मीठी गोली अंदर चली जाती है, लेकिन इन नहीं जा पाती। अब इन इस पर क्या करती है, आसमान में वो दरवाजे मतलब वो जो मीठी गोली है ऊपर फेंकती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है इन फटाक से दरवाजे के अंदर चली जाती है और कहती है कौन है, कौन है कमरे के अंदर, मैं अंदर आ गई हूँ। जिसके बाद से वो जब अंदर जाती है तो देखती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, कुछ ऐसा अजीब सा चीज़ होता है, छाया होता है, उसके आसपास से गुजर जाता है। इनको आइडिया आता है और जो मीठी गोलियां ली होती है वो वहीं पे उछाल देती है ऊपर की ओर। हम देखते हैं एक तलवार को, एक तलवार आता है, वो सारी मीठी गोलियां बटोरने लगता है। इन क्या करती है, उस तलवार को पकड़ लेती है और खूब जोर से उसे मतलब एकदम छोड़ नहीं रही होती है, उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही होती है। वो तलवार इधर उधर भाग रहा होता है, उससे छूट रहा होता है, लेकिन वो नियंत्रण पाने का पूरा प्रयास करती है। फुल प्रयास करने के बाद वो तलवार उसके हाथों से छूट जाता है और फिर वो एक जगह जाकर एक मनुष्य में बदल जाता है। तो ये जो मनुष्य है इसका नाम है फूचेंग तलवार, मतलब इसका नाम फूचेंग है, जो कि एक तलवार है। और ये जो है ये यहाँ का उप प्रमुख है, मतलब शस्त्रगाह का उप प्रमुख है। जो इन होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम हो वो। तो वो कहता है कि हाँ, वैसे तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। तो इन कहती है कि तुमने मेरी मीठी गोलियाँ ले ली। तो फूचेंग कहता है कि हाँ तुम्हें पता नहीं है मैं शस्त्रगाह का उप प्रमुख हूँ फूचेंग, और वैसे भी तुम यहाँ पे काम ढूंढ रही हो ना। मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें परेशान करूँगा तो तुम यहाँ से चली जाओगी और काम वाम करने का जो तुम्हारे ऊपर भूत सवार है वो छोड़ दोगी। इन कहती है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। तो फूचेंग कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ का सबसे बुजुर्ग हूँ और मेरा नाम फूचेंग है, और तुम यहाँ पे रहना ही क्यों है, चली जाओ ना। इन कहती है बिल्कुल नहीं। फूचेंग कहता है कि वैसे क्या तुम्हारे पास और भी मीठी गोलियाँ हैं। इन कहता है कि हाँ ये गोलियाँ मैंने ही बनाई है। तो वो कहता है तो दे दो ना। वो कहती है कि मैं क्यों दूँ, दिन भर तुमने मुझे परेशान किया, उसका क्या। सीन कट होता है और हम देखते हैं होंगी को चोट लगी होती है और यांगशुआन उसकी चोट पे दवाई लगा रही होती है। होंगी कह रहा होता है कि क्या मतलब भलाई हुआ, मैं एक कमरे में नज़रबंद की तरफ पड़ा हुआ हूँ और ये पवनदेव, बस एक बार इनका तरीका पता चल जाए कि ये कैसे ये सब कुछ करते हैं, फिर मैं इन्हें अच्छे से बताता हूँ। यांगशुआन कहती है कि पहले तुम ठीक तो हो जाओ। तो ये जो होंगी होता है वो कहता है कि हाँ ठीक तो मैं हो ही जाऊँगा और फिर मैं बताऊँगा पवनदेव को। वो कहती है कि तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा। कहता है दिमाग तो मैं उनका ठीक करूंगा, और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। कहता है कि तुम्हें पता ही यांगशुआन, तुमको छोड़कर बाकी ये सभी परिभगवान जो है ना ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, तो इन लोगों के अजब अजब चोचले हैं। यांगशुआन कहती है कि मुंह बंद करो अपना, और उसके चोट पे ही एक थप्पड़ मार देती है कि अरे तुम बंद करो मुंह। तो हम देखते हैं कि होंगी जो होता है ना उसके पीठ में दर्द होने लगता है और वो अचानक से बेड पे गिर जाता है। यांगशुआन कहती है कि चुप जाओ, मुझसे गलती से हो गई, मुझे माफ कर देना। हम देखते हैं इन दोनों की आंखें मिलती है, मतलब दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और यांगशुआन याद करती है उस पल को जब उसका किस हुआ था और वो उसे तुरंत
दूर हो जाती है और कहती है कि ठीक है ये दवाई है, लगा लेना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। शर्मा के भाग जाती है। यहाँ पे जो होंगी होता है वो उठता है और कहता है कि मैं तो इस परी भगवान को देख लूंगा। और ये आंशुआन पता नहीं क्या क्या करती रहती है। आगे किसी में बूढ़े फूचंग जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है लड़की, तुम यहाँ पे शस्त्रगाह में रह सकती हो, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम्हें मेरे लिए ये मीठी गोलियां बनानी होगी। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, पहले ये तो बताइए आपने वो अजीब सी हवा क्यों चलाई थी और मुझे कमरे में आने क्यों नहीं दिया। तो फूचंग कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता था कि कमरे में आओ आप। तभी वो अचानक से चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है। खूब जोर से चिल्लाते हैं जिससे जोर की हवा निकलती है उनके मुंह से। यहाँ पे इन जो होती है वो उस हवा को चीरते हुए उनके पास जाती है और देखती है कि उनके दांत में कुछ कीड़े लगे हुए हैं या कुछ दर्द वर्द हो रहा है, उनके दांत से कुछ प्रॉब्लम होती है। इन क्या करती है, उनके पास जाती है और फिर जादू करती है, मतलब अपनी जादुई शक्ति से उनके दांत को ठीक कर देती है और कहती है कि देखो अब आपके दांत में दर्द हो रहा है। तो वो अचानक से रुक जाते हैं और कहते हैं कि लड़की, मेरे दांत का दर्द तो ठीक हो गया, तुमने क्या किया? वैसे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी कमजोर है तो फिर तुम्हारी ये शक्ति इतनी ज़्यादा कैसे है? तो वो कहती है कि उससे आपको क्या मतलब? तो वो कहता है कि खैर ये सब छोड़ो, तुम जाकर अभी आराम कर लो, क्योंकि तुम यहाँ पे रहने वाली हो तो कल तुम्हें शस्त्रगाह में जाना होगा और शस्त्रों को साफ सफाई करना होगा। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर जाओ, अपनी ऊर्जा बचा कर रखो, क्योंकि तुम्हें कल बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। जिसके बाद से इन वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि वो जाती है गुजिंग के कमरे के बाहर, वहाँ पे गुजिंग को देख रही है। यहाँ गुजिंग को देखते हैं, गुजिंग जो होता है वो कुछ सैनिकों से कुछ मामले पे विचार विमर्श कर रहा होता है। इन छिप जाती है जब वहाँ से सैनिक जा रहे होते हैं। तो यहाँ से जितने भी सैनिक होते हैं वो विचार विमर्श करने के बाद चले जाते हैं और गुजिंग जब कमरे में जाता है तो वो टेबल पे पाता है कुछ केक, मतलब डब्बा वब्बा रखा हुआ। वो जाके जब डब्बा खोलता है तो उसमें रेड बीन केक होते हैं। रेड बीन केक देखकर वो चारों ओर इन को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये केक इन ही बना सकती है। तो उसी जब देखता है तो इन उससे सामने दिख जाती है और वो कहता है कि इन तुम यहाँ पे आई हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं, मेरे साथ आओ, हम मिलकर केक खाते हैं। तुम यहाँ पे आई और मेरे लिए तुमने केक भी बनाया। इन कहती है कि हाँ, और वो कहता है कि क्यों इन, मतलब तुम मेरे लिए ये केक लेकर आई थी, मतलब बनाकर। वो कहती है कि नहीं, दरअसल बात ये है ना कि मैं हेवनली पैलेस में यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। वो कहता है क्यों? तो वो बताती है कि मैंने क्लाउड माउंटेन ढूंढ लिया है, लेकिन क्लाउड माउंटेन पे अपना नाम दर्ज कराने के लिए मुझे हेवनली पैलेस में 5वें रैंक पे काम करना होगा और मैं यहाँ पे 8वें रैंक पे अभी आ गई हूँ और जल्दी मैं 5वें रैंक पे पहुँच जाऊँगी। वो कहता है कि वो तो अभी लंबा रास्ता है। वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं जल्दी वो सारे रास्ते पूरे कर लूँगी। कुजिंग कहता है लेकिन एक बात तुम अपने बड़े भाई से कहती, यानी जियानसान से कहती, तो जियानसान ये सारे काम चुटकी में कर देता, मतलब एक बार बात कर लेता। तो इन कहती है कि नहीं, मैं ये सब खुद करना चाहती थी और मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि उस वक्त हमारे बीच जो भी हुआ, मुझे पता है कि वो शायद 3 लाइव स्टोन की वजह से हुआ था, लेकिन मैं जानती हूँ कि दिल ही दिल में तुम मेरे लिए फील करते हो, मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ। गुजिंग कहता है कि इन ये सब तुम क्या कह रही हो? वो कहती है कि हाँ मुझे अच्छे से पता है कि तुम भी मेरे लिए फील करते हो, मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या तुम्हें सच में फील नहीं होता? वो कहता है कि नहीं। वो कहती है कि ठीक है कुछ मत बोलो, मैं तुमसे बस ये बताने आई हूँ कि मैं एक लास्ट कोशिश जरूर करूँगी, मैं फिर से तुम्हें फंसाने की कोशिश करूँगी, फिर से तुम्हें अपने प्यार में पड़ा ही लूँगी। एक ना एक दिन तुम्हें एहसास जरूर हो जाएगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और जिस दिन तुम्हें वो एहसास हो जाएगा ना, देख लेना उस दिन तुम मेरे पास दौड़े दौड़े आओगे। कुजिंग कहता है कि इन देखो मैं तुम्हारा बड़े भाई की तरह हूँ, तो तुम मुझसे इतना मत चिपको। वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम याद रखना एक ना एक दिन तुम मेरे प्यार में जरूर पड़ोगे। और उसे वो केक उसके मुंह में ठूस कर वहाँ से चली जाती है। कुजिंग सोचता रह जाता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, और यहीं पे एक चाइनीज सॉन्ग बजता है जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ओके आगे हम देखते हैं, आगे की सीन में हम होंगी को देखते हैं जो कि पवन देव यूफोंग के कमरे में होता है और यहाँ पे होती है यांगशान। होंगी जो होता है वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करता है और फिर पवन देव के रियल चेहरे को देख लेता है। मतलब वो देखता है कि पवन देव एक जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन रियल में उनकी आत्मा एक दूसरी जगह पे खड़ी है, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई भी मतलब प्रभाव नहीं हो रहा है। जैसे ही ये देखता है होंगी क्या करता है, अचानक से उन्हीं के ऊपर हमला कर देता है, मतलब उनके रियल अस्क के ऊपर, और कहता है कि पवन देव हो गया ना आपका ट्रिक, अब आप ही के ऊपर उल्टा पड़ गया, मतलब देखिए मैंने सब कुछ संभाल लिया। पवन देव कहते हैं कि हाँ छोटे बच्चे तुमने सही किया, और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था तो ठीक है, मैं तुम्हारा प्रोग्रेस करता हूँ और तो 6ठे रैंक में मैं तुम्हें काम के लिए यहाँ से भेजता हूँ कि तुम गार्ड के रूप में जाने जाओगे और जाकर तुम अपने छोटे दोस्त से मिल सकते हो सही समय निकाल कर, गार्ड का जब छुट्टी मिले तो। वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उन्हें नमस्कार करता है, जिसके बाद से यूफोंग कहते हैं कि तुम्हें पता है छोटे लोमड़ी, मुझे जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे एक राक्षसी लोमड़ी की याद आती है, एक राक्षस लोमड़ी जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी। बहुत सारे देव थे जो उससे हार गए थे, क्योंकि उसके पास एक ऐसा हथियार था, ऐसा शस्त्र था जिससे किसी का भी जीतना नामुमकिन था। और हाँ मैं कुछ खुशकिस्मत रहा कि मैंने उसके उस शस्त्र को गिरफ्तार कर लिया, मतलब उसके शस्त्र को ले लिया, लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ। और पता है उसके शस्त्र में इतनी सारी काली शक्तियाँ छिपी हुई थी कि उसे यहाँ पे रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और शस्त्रग्रह से हटाकर उसे दूसरे शस्त्रग्रह में एक अच्छे से जगह पे महफूज रखा गया है। ये सारी बातें वो जो बता रहे होते हैं ना, वो होंगी के पिता के बारे में ही कह रहे होते हैं। होंगी कह रहा होता है कि पवन देव तो क्या आप उनसे फिर कभी
मिले, वो कहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने उसके शस्त्र को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि कुछ समय बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। कुछ लोगों ने उसे मार दिया था। मतलब उसके पिता के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और पवन देव उस पर थोड़ा सा वो बरसा रहे होते हैं कि दया आ रही होती है उन्हें उसके पिता के ऊपर। जिसके वजह से ये लोग अभी यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है कि पवन देव, एक रिपोर्ट है। तो पवन देव कहते हैं बताओ। तो वो बताता है कि दरअसल बात यह है कि लोमड़ी कबीले से, राक्षसी लोमड़ी कबीले से हांगमई नाम की एक महिला की डेथ हो गई। ये कहते हैं कि ये हांगमई मतलब उसकी डेथ का कुछ पता चला। वो कहता है कि नहीं, उनकी हत्या की गई है और हांगमई जो है वो राक्षसी कबीलों में 4 लोग जो उनकी रक्षा करते हैं उन्हीं में से एक है। और हांगमई के मतलब कातिल का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है और उन्होंने जांच के लिए हमें बुलवाया है। हांगमई की मौत की खबर सुनकर होंगी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हो जाता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि जो हांगमई थी वो होंगी के चाची की तरह ही थी, क्योंकि उन्होंने भी होंगी को अच्छा से पोसा। आगे हम होंगी को देखते हैं जो कि लोमड़ी कबीले में पहुंचता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान उदास होता है क्योंकि हांगमई की मृत्यु हो गई है। वो जाकर जब हांगमई की लाश को देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिन लोगों ने चारों तरफ से हांगमई को घेरा हुआ है। वहाँ पे होती है आर्वो और लिनमो। तो ये जाकर कहता है कि क्या किसी को भी पता नहीं है कि हांगमई की मृत्यु कैसे हुई, मतलब उसके और राक्षसों के किसी राक्षस ने मारा या किसी पन्नी जानवर ने मारा, किसने। तो यहाँ पे जितने भी लोमड़े लोग होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि देखिए मुझे लगता है कि ना इसे परी लोग से ही मारा गया है। तो होंगी कहता है कि ऐसा क्यों लगता है। तो यहाँ पे जो आर्वो होती है वो बताती है कि देखो, क्योंकि हम लोग जो है ना एक सीमा पे खड़े हुए हैं, राक्षसों की सीमा को हम लोग रोकते हैं ताकि परी लोक वाले राक्षसों की सीमा पे हमला ना कर सके। और परी लोक वालों का हम लोगों से दुश्मनी तो सालों से चलता आ रहा है। जब तुम्हारे पिता के साथ ये सब कुछ हुआ था, तुम्हारे पिता को भी मार दिया था उन लोगों ने, अब वो अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। लिनमो होते हैं वो कहते हैं कि लेकिन उन्हें दुश्मनी निभानी होती तो वो पहले कर सकते थे। 200 साल बीत गए उस बात को और आज वो दुश्मनी निभा रहे हैं। तो और वो कहती है कि हाँ ये बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ही ये सब कुछ किया है। और लोमड़ी कबीले के जितने भी लोग होते हैं, साधारण लोमड़ी उमड़ी, वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ ये सही है, परी लोग से ही लोगों ने इनके ऊपर हमला किया है। हमारा जो होंगी होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, और फिर वो उसके ऊपर कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करता है हांगमई के ऊपर, जिसके वजह से वो कहता है कि इसके घाव का निशान देख रहे हो, ये घाव का निशान कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये घाव का निशान जो है ना, ऐसा लगता है कि शैतानी दुनिया वालों का काम है जिन्होंने हांगमई को मारा है। तो जो हारुओ होती है वो कहती है कि तुम क्या फिर से परी लोक के खान करने लगे हो? तुम कहीं परी लोक में ही तो नहीं बस जाने वाले हो? क्योंकि हमारे लोक का तुम हमेशा से अवरुद्ध करते आ रहे हो, हमेशा से ऐसा कहते आ रहे हो कि हम लोग ही गलत है, तो तुम्हारा परी लोक ही सही है। मतलब हम लोग हमेशा से झूठ बोलते हैं, हम लोग इतना सारा जांच पड़ताल किए हैं, सब कुछ जानते हैं, हम जानते हैं कि परी लोक वाले हम लोगों से दुश्मनी निभाते हैं, लेकिन फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हांगी कहता है कि देखिए चाची या मौसी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है परियों के बारे में। मतलब वो जो देवगढ़ के लोग हैं वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ एक काम करते हैं, मैं इस मामले की पूरी तरीके से जांच करूंगा, लेकिन जब तक जांच की पूरी रिजल्ट नहीं आ जाएगी तब तक आप कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। ये उसकी जो चाची होती है और वो कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, जांच वाच ये सब क्या है? मुझे अच्छे से पता है कि परी लोग का ही ये काम है। होंगी कहता है कि बस हो गया बात। तो वो कहती है कि तुम तो हमारे लोग से एकदम बाहर जा रहे हो, मतलब हमारी जो लोमड़ी लोग हैं, हमारे जो लोमड़ी कबीले हैं उनसे बाहर ही जा रहे हो, तुम परी लोग के ही होकर रह जाना। वो कहता है कि चाची जैसा मैंने कह दिया वैसा ही होगा, मैं इस मामले की पूरी तरीके से जांच करूंगा, जिसके बाद से ही सत्य पर मुहर लगाया जाएगा। और वहाँ से होंगी चला जाता है। उसकी जो चाची आरो होती है वो उसके पीछे पीछे जाती हैं, लेकिन होंगी नहीं रुकता और चला जाता है। हम देखते हैं कि आरो चिल्ला रही होती है, तो लिनमो उसके पास आता है और कहता है कि आरो मुझे लगता है कि अभी शांत ही रहना चाहिए, क्योंकि होंगी बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने भी देखा है परी लोग के वाले कुछ ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है तो होंगी को जांच कर लेने दो, पूरी पुष्टि होने के बाद उसे भी ये हो जाएगा कि हाँ चलो शांति मिल जाएगी कि हम लोगों ने कभी कुछ ही गलती नहीं की है। और वो कहती है कि अगर तुम कहते हो कि मैं शांत हो जाती हूँ, और उसके गले लग जाती है, जिसके बाद से कहती है कि वैसे देखा जाए तो मैं तुम्हारी बातें मानती हूँ, लेकिन हमें तैयारी रखनी चाहिए पूरी, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि परी लोक वाले हमारे ऊपर हमला कर दें। तो जो लिंगमो होता है वो कहता है कि हाँ तुम ये बात सही कह रही हो, हम इस बात की पूरी पुष्टि करेंगे, पूरी तैयारी रखेंगे। जिसके बाद से हम देखते हैं आरो जो होती है वो याद करती है कि कैसे वो एक जानवर की यानी लोमड़ी की या किसी की भी जीवन लीला समाप्त कर रही थी, तभी वहाँ पे हांगमई पहुंच गई थी। हांगमई ने देख लिया था कि आरो कैसे किसी की जीवन लीला समाप्त कर सकती है और वहां से जाने लगी थी। तो जो आरो थी उसने उसे रोक लिया था और कहा था कि तुम मुझे नमस्कार किए बिना जा रही हो। तो हांगमई कहती है कि तुम आरो नहीं हो, तुम हो कौन? आरो कहती है कि मैं आरो ही हूँ। तो वो कहती है कि नहीं तुम हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी लोमड़ी कबीले की रानी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। और तभी उसने हांगमई को जान से मार दिया था। ये सब कुछ याद करने के बाद वो ये हो जाती है कि अगर हांग ही ने पता लगाने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाए, इसलिए वो थोड़ा सा डर रही होती है। और वो कहती है कि हमारे दानव राजा लिनसन से हमें बात करनी चाहिए ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके। तो जो लिनमो होता है वो कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, मैं इस बारे में जाकर राजा लिनसन से बात करूंगा। देखो तो ये एपिसोड बड़ा हो रहा है ना, तो चलो छोटा करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारी इन होती है उसे जो बुढ़ऊ यानी फुचेंग होते हैं वो लेकर एक कमरे में जाते हैं शस्त्र गांव में, और कहते हैं कि इसमें बहुत सारे शस्त्र
शस्त्र है, मतलब कुछ 3 शस्त्र है, इन शस्त्रों को तुम्हें साफ करना है। ये जो 3 शस्त्र होते हैं उसमें सबसे पहला होता है खजाना लौकी, जिसके अंदर खजाना बजाना होता है। दूसरा होता है ताइजू, जो कि एक तलवार होता है। तीसरी होती है क्रॉसबो। अब ये तीनों लोग जो होते हैं वो आपस में खेल कूद रहे होते हैं, मतलब हाँ हवा में उड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन जो होती है वो जैसे यहाँ पे जाती है सामने, जब ये फूचिंग जाते हैं तो ये तीनों लोग इंसानी रूप में आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम हमें साफ सफाई करने के लिए आई हो, है ना। हम बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं करवाने वाले हैं। जिसके बाद से फूचिंग जो होते हैं वो इन तीनों का जो होता है बताते हैं, इन तीनों का नाम बताते हैं कि ये खजाना लौकी है जो मोटा वाला है, ये जो लड़की है ये क्रॉसबो है, ये विध्वंसक है, और जो तीसरा वाला है वो ताइजू है। ताइजू को कमजोर मत समझना, ये एक तलवार है और ये इन सभी का मुखिया है। वो कहता है कि अब इन तीनों को तुम्हें साफ करना है, साथ में मुझे भी। और ये तीनों लोग अपना मुंह फेर कर बैठ खड़े होते हैं, कहते हैं कि हमें सफाई नहीं करवानी। इन्होंने नमस्कार बोलती, इससे पहले वो लोग अपने दोबारा से रूप में आ जाते हैं और फिर इधर उधर उछल कूद करने लगते हैं। फूचिंग जो होते हैं वो कहते हैं कि पहले तुम्हें इन तीनों को कंट्रोल में करना होगा और ये बहुत ही मुश्किल है। तो हमारी जो इन होती है वो कहती है कि हाँ मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन है, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा अड़ियल हूँ। और वो जाती है उन तीनों को मतलब बस में करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाती। जैसे ही वो खजाना लौकी को पकड़ती है उसे बस में करने के लिए, हम देखते हैं कि वो दूर भागता है। इन उठा उठा के पटक रहे होते हैं। ये तीनों लोग मिलकर इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। इन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है पकड़ने की कोशिश में। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आती है यांग शुआंग। यांग शुआंग आते ही अपने चाबुक से खजाना लौकी को पहले तो पकड़ के दूर फेंकती है, फिर ताइजू को मार के दूर फेंकती है, और क्रॉसबो तो अपने आप नीचे आ जाती है जैसे ताइजू गिर जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम अब नई लड़की तुम कौन हो। तो यहाँ पे जो यांग शुआंग होती है वो बताती है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं शास्त्रग्रह की प्रमुख हूँ, और तुम लोगों को अब मेरा बात तो मानना होगा, जो मैं कहूँगी वो करना होगा। तो ये लोग कहते हैं, ताइजू कहते हैं कि अच्छा, क्रॉसबो कहती है अच्छा तुम हमारी प्रमुख हो, हम मान ही नहीं सकते। तो वो अपना टोकन दिखाती है, कहती है कि देखो मेरा टोकन। अब तुम लोग को विश्वास हुआ, अब तुम लोगों को मेरा बात मानना होगा। तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें तो पता है कि मैं यहाँ की प्रमुख हूँ, तो मेरे पास ये औदा है कि मैं तुम सभी को पिघला दूँ। ये लोग कहते हैं कि अच्छा तुम्हें पता है हम लोग भगवान के तलवार और ये क्रॉसबो हैं, हम लोगों को पिघलाना इतनी आसान बात नहीं है। तो ये जो हमारी यांग शुआंग होती है वो कहती है कि अच्छा तो चलो फिर ट्राई कर लेते हैं। फिर ये तीनों लोग मतलब चारों लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं। जिसकी वजह से इन कहती है कि अच्छा ये छोड़ो, पहले ये बताओ तुम लोग ना नहाने धुलने से डरते क्यों हो, मतलब साफ सफाई से डरते क्यों हो। तो ये लोग कहते हैं एक साथ कि दरअसल बात यह है ना, साफ सफाई करने में हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और हम उस दर्द को सहन नहीं करना चाहते। इन कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि तुम लोग को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। जिसके बाद से अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन साफ सफाई कर रही होती है खजाना लौकी की, और कहती है कि तुम्हें मजा आ रहा है ना। खजाना लौकी जो होता है मोटा आदमी, वो कहता है कि हाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है, सच में ये साफ सफाई करना तो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। और यहाँ पे ताइजू, क्रॉसबो, विध्वंसक जो होता है, और फूचिंग, ये तीनों लोग देख रहे होते हैं। इन कहती है कि आप लोगों को ट्राई नहीं करना, तो एक एक करके सभी लोग जाके ट्राई करते हैं और कहते हैं कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। इन जो होती है इन लोगों का साफ सफाई करवा देती है। उसके बाद से यांग शुआंग से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम टाइम पे आ गए, अगर टाइम पे नहीं आती ना तो ये लोग तो मुझे दौड़ा दौड़ा के ही मार डालते थे। और एक बात बताओ, तुम शास्त्रग्रह की प्रमुख ऐसे कैसे हो गया। तो जो यांग शुआंग कहती है कि हमने वादा किया था ना कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो फिर मैं पावन देव यूफोंग के पास गई और कुछ लड़ाइयाँ थी, जो लड़ाई लड़ी, और मैंने सुना कि तुम शास्त्रग्रह में आई हो, तो मैं भी शास्त्रग्रह में आ गई, यहाँ के प्रमुख बन गया और तुम्हारी मदद के लिए। इन कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद से हम दिखाया जाता है कि ये सभी लोगों की साफ सफाई हो गई होती है। तो इन पूछते हैं कि अब कैसा लग रहा है। ये चारों लोग जो होते हैं शस्त्री, ये लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत आरामदायक था साफ सफाई करवाना। अगर साफ सफाई कराना इतना ज़्यादा आरामदायक होता है तो हम लोग ना तुम्हारी हर एक बात मानेंगे और साफ सफाई के लिए बिल्कुल नाटक नहीं करेंगे। इन कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं हूं ना तुम लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब तो हम लोग दोस्त है ना, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो हमें बता देना। तो ये जो शस्त्र होते हैं कहते हैं क्या दोस्त, तुम हमें अपना दोस्त बनाओगी, मतलब हम तुम्हें सिर्फ शस्त्र की तरह नहीं दिखते हैं, तुम हमें सिर्फ शस्त्र की तरह नहीं देखती हो। इन कहती है कि शस्त्र की तरह क्यों, तुम लोग में भी तो जान है, तुम लोग इतना अच्छा सोचते हो, रहते हो, उदास होते हो, खुश होते हो, तो तुम लोग भी तो इंसान की तरह हुए, इसीलिए हम लोग दोस्त हैं। तो ये जो शस्त्र होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे राजा लैंगफेंग आते हैं और राजा लैंगफेंग आकर इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आत्मा सम्मेलन जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो मैं व्यवस्था देखने के लिए निकला था और रास्ते में शास्त्रगाह पड़ा, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी देख लूँ। वैसे इन तुमने काफ़ी अच्छे से सब कुछ संभाल लिया है, मतलब यहाँ पे साफ सफाई करना वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है कि इनको और यांग शुआंग को, इन दोनों को ये काम सौंपना इतना भी गलत नहीं था। तभी हम देखते हैं फूचिंग सामने आते हैं और कहते हैं कि महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन को शास्त्रगाह सौंपा। आपको पता है इन को मैंने पाया है कि इन बहुत ही ज़्यादा सभ्य, सुशील और गुणवान महिला है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि आप लोगों की सफाई हो चुकी है। तो जो फूचिंग होते हैं वो कहते हैं कि हमारी सफाई हो चुकी है, क्रॉसबो, मैं और ताइजू, खजाना लौकी, हम लोग को अब यहाँ से जाना चाहिए, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद से राजा लैंगफेंग जो होते हैं वो इन की और यांग शुआंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यांग शुआंग, जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा था कि आप बस एक सीधी और ताकतवर महिला हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और दूसरी बात से इनसे कहता है कि मुझे लगा था कि बस एक तुम छोटी सी लड़की हो जो बहुत ज़्यादा चालाक हो, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा सभ्य सुशील हो। और वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे मतलब हमारा ये जो महल है
हेवलनी पैलेस, यहाँ पे काम क्यों करना चाहती हो इन? तो इन कहती मतलब इन कुछ कहती है, इससे पहले यांग शुआन कहती है कि दरअसल इन ना एक जगह ढूंढना चाहती है और अपने लिए एक महल बनाना चाहती है, उस पर अपना दावा ठोकना चाहती है, इसीलिए उसने ये काम करना चुना है। अगर वो 5वें रैंक की ऑफिसर बन जाती है तो वो खुद का एक महल खड़ा कर सकती है। तो यहाँ पे राजा जो होते हैं वो कहते, राजा लैंगफेंग होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम महल क्यों बनाना चाहती हो? तो इन कहती है कि क्योंकि मुझे अपना एक घर चाहिए। तो राजा जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक अच्छी बात है, जब तुम 5वें नंबर पे चली जाओ, 5वें नंबर का तुम्हें रैंक मिल जाए और तुम अपना महल खड़ा कर लो, तो एक बार मुझे भी बुलाना और हम लोग मिलकर पार्टी वार्टी करेंगे, मतलब वहाँ पे खाएंगे पियेंगे। इन कहती है जी आपका बहुत शुक्रिया। और राजा लैंगफेंग से कहती है कि जब मैं आपसे मिली थी तो मुझे लगा था कि आप बस एक राजसी व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आपके यहाँ पे जो सम्मेलन वगैरह होता है इसमें आप खुद चलकर जांच करते हैं। तो राजा कहते हैं कि राजा जो होते हैं वो तो प्रजा की सेवक होती है, तो मुझे सेवा करने का इतना मौका तो मिलना चाहिए और इतना तो मेरा काय का आगे का सीन हमें हेवनली पैलेस का दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि पैलेस के अंदर में राजा जो होते हैं अपने सीट पे बैठे होते हैं। तो यहाँ पे उनसे मिलने के लिए राजकुमारी हुआशु आती हैं। राजकुमारी हुआशु आकर उन्हें प्रणाम करती हैं। राजा लैंगफेंग बोलते हैं कि हुआशु, हमने तो आपको नहीं बुलाया, मतलब आपने कोई खबर भी नहीं दी, बताइए किस लिए आई हैं? राजकुमारी हुआशु कहती है कि राजा आप अच्छे से जानते हैं कि मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ, हुआयान के मामले में बात करने के लिए ना। तो वो कहती है कि हाँ, आपने वादा किया था कि हुआयान को जो है वो आर्मरी का क्या बोलते हैं शस्त्रग्राह का प्रमुख बना देंगे, लेकिन आपने उसकी सीट यांग शुआन को दे दी, ऐसा क्यों? तो राजा जो होते हैं वो उसे उसकी जो पर्ची वर्ची होती है, मतलब वो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट, हमारे ज़माने का सर्टिफिकेट, तो उसे सर्टिफिकेट दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए आपके भाई ने जो सर्टिफिकेट और दस्तावेज यहाँ पे दिए हैं वो सारे फर्जी हैं, और मैं इस बात को अच्छी तरीके से जान गया था, इसलिए मैंने उस दस्तावेज को छुपा दिया और उस जगह पे मैंने यांग शुआन को दे दिया, वहाँ का प्रभारी बना दिया। और अगर आप ये बात अगर यहाँ के महल के लोगों को पता चल जाता तो आपको क्या पता है क्या होता? आपके भाई को कड़ी दंड दी जाती। तो यहाँ पे जो यांग शुआन होती है, मतलब राजकुमारी हुआशु जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो राजा लैंगफेंग से कहती है कि अगर वो मेरा भाई ना होता तो भी आप ऐसा करते। तो राजा कहते हैं कि देखिए मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो कुछ भी किया सही किया। और सोचिए हम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आप मेरी पत्नी बनने वाली हैं, एक प्रतिष्ठित महिला बनने वाली हैं, तो आपको इन सब बारे में सोचना चाहिए। हम किसी अपने को जो किसी उस सीट के लायक नहीं है उस सीट पर नहीं बैठा सकते। राजा लैंगफेंग हुआशु को समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन हुआशु समझने को तैयार ही नहीं होती। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे भाई को ना बना सके, लेकिन यांग शुआन को क्यों शस्त्रग्राह का प्रभारी बना दिया गया, उसका प्रमुख बना दिया गया? राजा लैंगफेंग कहते हैं क्योंकि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है और हाँ उसकी बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट है जो और वो फर्स्ट नंबर पे आई है, फर्स्ट रैंक पे आई है और हर जगह से उसने अच्छा काम किया है। यहाँ तक कि वो पवन देव यूफोंग के अंदर में रहकर ट्रेनिंग भी की, उनकी मदद की, जिसके वजह से उसे वहाँ पे वो प्रोग्रेस किया गया है और उसको शस्त्रग्राह का प्रमुख बनाया गया है। लेकिन राजकुमारी हुआशु जो होती है वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती। वो राजा लैंगफेंग की बात नहीं मानती और गुस्से के कारण वहाँ से चली जाती है। राजा लैंगफेंग समझा नहीं पाते और फिर साइड हो जाते हैं। आगे के सीन में हम होंगी को देखते हैं जो कि यांग शुआन और इनके साथ होता है और होंगी उन लोगों से बता रहा होता है कि होंग मेई की मृत्यु जिस ब्लेड से हुई है वो ब्लेड बहुत ही ज़्यादा अजीब घुमावदार है वगैरह वगैरह, और वो उनको बता रहा होता है कि ये डिटेलिंग में बिल्कुल वैसा ही जैसे मेरे पिता के पास वैसा ब्लेड हुआ करता था जिसे पवन देव यूफोंग ने अभी तक कैद करके रखा है। ये सारी बातें यहाँ पे हो रही होती है। हम देखते हैं कि फुचेंग तलवार जो होता है ना यहीं पे सो रहा होता है, आराम कर रहा होता है। ये कहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा, ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना होगा जिसको इस तलवारों के बारे में नॉलेज हो। इन जो होती है वो जाके फुचेंग तलवार से मिलती है और कहती है कि सुनो ना अंकल आप सो रहे हो, तो वो उड़ जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा आप ये बताइए कि आपको पता है ऐसे किसी तलवार के बारे में? यहाँ पे होंगी जो होता है वो बताता है कि ये जो तलवार है ना मुझे इतना तो कंफर्म है कि ये तलवार देवलोक से तो नहीं है, ये तो दानव लोक से ही है। मैंने अपने चाची को वहाँ पे इसलिए नहीं बताया कि वो परेशान ना हो जाए। ये जो तलवार फुचेंग होता है वो कहता है कि उस तलवार के बारे में, अरे हाँ माफ़ करना, मुझे इनके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब मैं नहीं बता सकता और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं होंगी जो होता है वो कहता है कि आप नहीं बता सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं इस मामले की जाँच करके रहूँगा और पूरा सब कुछ पता जरूर लगाऊंगा कि हान मेई की मृत्यु किसके हाथ हुई है और उसको सजा दिलाना तो बनता है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये लोग आसानी से हमारे लोमड़ी कबीलों को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। आगे किसी में हम गुजिंग को देखते हैं जो कि बैठ के कुछ दस्तावेजों की जांच कर रहा होता है। उस दस्तावेजों की जांच करने के बाद वह आश्चर्यचकित हो जाता है ये जानकर कि वुटोंग ट्री जिसकी वो खोज कर रहा है, जो यहाँ पे फायर फिनिक्स जेड मिलने वाला है, वो वुटोंग ट्री जो है वो शस्त्रग्राह में है और ये सब जान के वो चौंक जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ वीडियो बड़ी हो गई है तो लाइक करिए बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टाटा बाय बाय, लाइक कर देना। ओके बाय।